जब इनकाउंटर के हो गए आदेश, ग्रामीण भागता फिरा क्योंकि पुलिस में हो गया वो अपराधी। फिर महाराज जी ने उन्हें कैसे बचाया और किस तरह की उनकी सहायता, सीखिए, जानिए और एक अनुकरणीय उदाहरण बना ये प्रसंग। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसा अनुभव। आपको पता है ना कि महाराज जी प्रधान रहे गांव के, और एक जो जन सेवक होता है वो सेवा कैसे करता है, इस प्रसंग से आपको लगेगा कि अगर और लोग भी ऐसा करें तो व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चलेंगी। एक अनुभव कोमल सिंह यादव, उनके परिवार का एक संस्मरण है। कोमल सिंह यादव इस समय जल संस्थान हल्द्वानी में काम करते हैं और वो जहां महाराज जी का जो जन्म स्थल है अकबरपुर, अब तो जनपद फिरोजाबाद में है, पहले आगरा में था, तो बिल्कुल पास में हिरनगांव स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। मैं शुकावास से और जब भोगांव आता था, जब बीकॉम में मैं पढ़ता था वहाँ, तब ऐसे कॉलेज पास नहीं हुआ करते थे, तब बीच में वो हिरनगांव पड़ता था, मैंने भी देखा है। तो आज मैं उसी गांव की आपको बात बताता हूँ। हिरनगांव और अकबरपुर पास में है। कोमल सिंह बताते हैं कि उनके पिताजी अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं और उनके 3 चाचा हैं, 2 बुआ हैं, यानी दादा रामदयाल जी के 6 संतानें हैं। और परिवार जब बड़ा हो, संसाधन कम हो, तो क्या होता है, जो परिवार में बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। इनके पिताजी का नाम सोबरन सिंह, और अब सोबरन सिंह पर जिम्मेदारी आ गई कि अपने पिताजी का हाथ बटाएं, आर्थिक संसाधन जुटाएं, परिवार में और खुशहाली आए। तो 15 वर्ष की उम्र में सोबरन सिंह ने फायरमैन की नौकरी शुरू कर दी। आपको शायद मालूम हो, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध बात है, फिरोजाबाद में कांच का बहुत बड़ा काम है। कांच की फैक्ट्रियां हैं, चूड़ियां बनती हैं वहाँ पर। जब चूड़ियों की बात आती है, सुहाग नगरी कहते हैं उसको, तो वहाँ पर बहुत फैक्ट्री हैं, तो उसमें वो काम करने लगे 15 वर्ष की उम्र में। जब वे दिन में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, दूसरे रात में दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन। परिवार में थोड़ी सी बरकत हुई, और परिवार में जब थोड़ी सी खुशहाली आती है तो मित्रों पड़ोसी को थोड़ा सा दर्द होने लगता है। होना नहीं चाहिए। सब जगह की बात नहीं कह रहा मैं, कहीं कहीं की बात कह रहा हूं, और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है। तो अब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सोबरन सिंह करते क्या है कि दिन में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, रात में दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो समय बचता है उसे अपने भाई बहनों में कहते हैं कि कुछ और काम करो। तो अब सब मिलके पिताजी खेती करते हैं, लेकिन इतनी खेती है नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा उपज हो, तो खेत बटाई पर भी लेकर काम कर रहे हैं। बटाई समझते हैं ना, ग्रामीण अंचल का शब्द है, मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए खेत आपका और फसल हम कर रहे हैं, उसमें लागत दोनों लोगों की और जो उपज हुई वो दोनों लोगों की, यानी आपका और हमारा, ठीक है ना। तो अब मेरा खेत तो नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत की, वहाँ काम किया, तो उपज का आधा भाग हमको मिल गया, तो उसे कहते हैं बटाई, ठीक है। तो बटाई पर खेत कर रहे हैं इसलिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति और सुधर जाए। तो हिरनगांव के एक पंडित जी हैं, उनका 12 बीघा का खेत बटाई पर ले रखा है,
उपज कर रहे हैं तो वहाँ एक पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ उनकी जो उपज के लिए थे वो सही नहीं थे, वो उनको सूख भी गया था और उसे कटवाने के लिए उन्हें पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा काट दो भाई। सोवरन सिंह अपने परिवार सहित लग गए और उस पेड़ को काट डाला। जब पेड़ कट गया तो जो पड़ोस में खेत वाले थे उन्होंने क्या किया कि वो थोड़े से रसूखदार आदमी थे, थोड़ा सा रुतबा रखते थे और पुलिस और अन्य विभागों में जान पहचान रखते थे। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा सा दबंग टाइप के लोग माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ को काटने का अपराध करने में सोवरन सिंह का नाम पुलिस थाने में एक FIR लगवा दी और भी कई धाराएं लगवा दी। पुलिस ने सोवरन सिंह को अपराधी बना दिया, FIR में लिख दिया। अब देखिए, रात में मेहनत कर रहा बंदा दिन में ड्यूटी कर रहा है, फिर इसके बाद परिवार सहित खेती करवा रहा है, पता नहीं कब सो लेते हैं, कब अपने जीवन के लिए और समय निकाल लेते हैं, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं केवल इसलिए कि ईमानदारी से काम चालू हो जाए और वहाँ पर जो पड़ोसी है वो व्यक्ति परेशान करने पाए उतारा हो गया। अब क्या होता है कि जब कभी कोई कहीं चोरी हो जाए तो जितना जो लोगों के नाम है उसमें सोवरन सिंह का नाम लिख जाए, कोई हत्या हो जाए उसमें सोवरन सिंह का नाम लिख दे। ऐसा होता है ना, पुलिस वाले मैं ये नहीं कहता कि कानून व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में है कि वो सब जगह ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर कर देते हैं कि वो है उनके साथ उसका नाम लिख दीजिएगा। अब सोवरन सिंह पर इतने मुकदमे हो गए कि उनके एनकाउंटर के आदेश हो गए। एनकाउंटर समझते हो आप, मतलब मार दीजिएगा इसको, अपराधी है। अब एनकाउंटर के जब आदेश हो गए, सोवरन सिंह को पता चलता है कि हमारे एनकाउंटर के आदेश हो गए हैं, तो भागे भागे फिर रहे हैं। अपराध से दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन अब समस्या है, और जब समस्या है तो क्या करेंगे, कानून की दृष्टि में आप अपराधी हो गए। अब वो इधर उधर सहायता के लिए भाग रहे हैं। फिर उनको ध्यान आता, अरे हम अपने महाराज जी के पास चलें, बाबा जी के पास चलें, प्रधान जी के पास चलें। अब वो रात के 12:30 बजे महाराज, मैं चाहूँगा चित्र दिखा दीजिए, वही डाक बगलिया वाला, महाराज जी के पास आते हैं। बाबा जी अपनी डाक बगलिया में लेटे हैं। 12:30 बजे कुंडी खटकती है। महाराज जी पूछते हैं कौन? आवाज़ आती है सोवरन सिंह। महाराज जी सोवरन सिंह। कुंडी खोल देते हैं, सोवरन सिंह अंदर आ जाते हैं। महाराज जी ने कहा, सोवरन सिंह तूने 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं है, और वास्तव में वो 1 हफ्ते से कहीं पानी पी लेते हैं, कहीं कोई जो कुछ मिल जा भागते हैं। जिंदगी पर आ गई ना, पुलिस पकड़ लेगी तो गोली मार देगी। अब सोवरन सिंह कहते हैं कि साहब हाँ नहीं खाया है। और एक्चुअली क्या है कि जब आदमी परेशानी में होता है तो भूख का ध्यान नहीं रहता उसे, और ऐसा ही सोवरन सिंह के साथ हुआ है। तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा, जा देख वो थैले में कुछ रखा है, खा ले। जब खाने की बात आई तो सोवरन सिंह के मन में एक बात आती है कि यार उधर के लोग मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यार गरम गरम जलेबी मिल जाए खाने में तो मज़ा आ जाए, ये सोच रहे हैं। लेकिन रात में कहाँ रखी जलेबी? सोवरन सिंह उस थैले के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उस थैले में से एक थैली निकलती है और थैली में गरम गरम जलेबी निकलती है। अब तो सोवरन सिंह का हर्ष का पारावार नहीं रहा, थकावट भूल गए, वो डर भी निकल गया। उनने छक्कर जलेबी खाई। छक्कर समझते हो ना, खूब एकदम आत्मसंतुष्टि हो गई उनको, मतलब पेट भर गया, इतनी जलेबी उसमें मिल गई। और गरम गरम जलेबी, आप बताइए रात के 12:30 बजे कहाँ से आई जलेबी? गांव में। लेकिन ये महाराज जी की कृपा है, महाराज जी का चमत्कार है। अब वो जलेबी खा के
अब एकदम थोड़े से संतुष्ट से हुए और आराम मिला। महाराज जी कहते जा सो जा। सोवरण सिंह सो जाते हैं, बिल्कुल चिंता बेफिक्र। पता नहीं कब सोए थे। आदमी की जान पे आती है तो भागता है, पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से निकल गए, किधर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अब महाराज जी के सानिध्य में आ गए हैं तो सो गए, बेफिक्री से सो रहे हैं। नींद एकदम फर्स्ट क्लास आई। अब क्या होता है कि सोवरण सिंह लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। महाराज जी प्रातः 4 बजे उठते हैं, जगाते हैं, सोवरण उठ, तैयार हो जा। सोवरण एकदम उठते हैं, 4 बजे हैं प्रातः बेला के, और वो उठ के तैयार होते हैं। और महाराज जी कहते हैं कप्तान के यहाँ चलना है। कप्तान समझते ना, एसपी पुलिस अधीक्षक के आवास में चलना है। अब तो सोवरण सिंह की हालत खराब, कहाँ सिपाही को देख के भाग रहे थे, लेकिन उन्हें यह था कि महाराज जी साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। वो तैयार हुए, महाराज जी के साथ निकल लेते हैं डाक बगलिया से, और फिर कोई वाहन करके आगरा पहुंच जाते हैं पुलिस अधीक्षक के निवास पर। जब वहां पर पहुंचे हैं तो चौकीदार संतरी तैयार है। उसने कहा कौन? महाराज जी ने कहा जा कह दे नीम करोड़ी बाबा आए हैं। तो वो संतरी जाता है और जैसे ही वो कहता है कि सुबह के 6 बज चुके हैं, और कहता है जाके, वैसे ही कप्तान साहब को ये सुनाई पड़ता है कि नीम करोड़ी बाबा आए। कप्तान साहब खुद निकल के आते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। सोवरण सिंह की जान में जान आ जाती है। बोले अरे महाराज जी मेरे साथ हैं, और ये कप्तान तो पूरा साष्टांग प्रणाम कर रहा है। और प्रणाम करके वो अंदर ले जाता है। दोनों लोग बैठे हैं। अब दोनों लोग का मालूम समझे, गेहूं की जब खेती होती है तो उसमें बथुआ होता है, बथुआ खाया होगा। तो पानी जब गेहूं को पलवित करने के लिए लगाया जाता है तो बथुआ में लग जाता है। तो सोवरण सिंह की वही हालत है कि अब कप्तान के घर के अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बॉस करीने का कप्तान साहब का घर है भाई। तो तुरंत जो चाय नाश्ता आओ भगत जो कुछ होता है उसमें सोवरण सिंह भी अपना खाते पीते। फिर महाराज जी कहते हैं ये मेरा चेला है सोवरण सिंह, कमाने वाला एक, खाने वाली बहुत, परिवार में बहुत लोग हैं, और तेरी पुलिस ने इतने केस लगा दिए हैं, इतने केस लगा दिए हैं कि ये जान बचाकर भाग रहा है। ठंड का समय है, गर्म कपड़े तक नहीं है, देख रहे हो कैसे काँप रहा है ये। महाराज जी ने जब इस तरह से कप्तान से कहा तो कप्तान ने कहा इनके तो इनकाउंटर के आदेश हो चुके हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। महाराज जी ने पुनः कहा जब चेला मेरा है तो अपराधी कैसे हो सकता है। कप्तान ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। उन्हें नहीं साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका चेला मेरा गुरु भाई, मैं भी तो आपका चेला हूँ, और ये हमारा गुरु भाई हो गया। और देखो कानून व्यवस्था साहब, हम बोले महाराज जी ने कहा कि तू जांच कर, गलत हो तो दंड दे, सही हो तो छोड़। उसने कहा ठीक है महाराज जी, मैं जांच अपने हाथ में ले लेता हूँ और इनको बाद में देखेंगे। अगर उन्होंने कहा अगर ठीक है। उसने तुरंत चपरासी को आवाज़ दी, बोले एक कोट लेके आओ। पुलिस का कोट देखा हुआ आपने, ऊपर से लेके और पैरों के नीचे तक होता है। एक कोट लेके आए और उन्होंने कप्तान साहब ने सोवरण सिंह को दे दिया। सोवरण सिंह वैसे ही ठंड में थे, कप रहे थे। कप्तान ने कहा पहन ले, पहन भाई। उसने कोट पहन लिया, और जब वो वहाँ से महाराज जी के साथ कप्तान साहब के आवास से बाहर निकल रहे थे तो रुतबा था सोवरण सिंह का अपना, उसमें लिखा हुआ था ना पुलिस, और कप्तान का था तो वो जो बैच बना था वो भी बना हुआ था। ऐसी ड्रेस में गांव में आते हैं, महाराज जी के साथ चले आए, और गांव में आते हैं तो पूरे रुतबे के साथ घूमते हैं। अब जो उनके जो जलने वाले थे जिन्होंने ये सब कुछ कराया था, उन्होंने अपने दरोगा और उनको किया। तब तक आदेश आ चुके थे कि ये जांच कप्तान साहब स्वयं करेंगे, है ना। तो फिर कप्तान साहब ने जांच की, और वो तो निर्दोष थे ही पहले से।
क्योंकि भाई जो आदमी रात में ड्यूटी कर रहा है, दिन में ड्यूटी कर रहा है, अपराध कहाँ करेगा? इतना मेहनती आदमी अपराध थोड़ी करता है। वो जांच में बिल्कुल निर्दोष पाए गए, उनका मुकदमा खत्म हो गया, अदालत में जो कार्रवाई हुई वो बाइज्जत बरी हो गई। मित्रों, ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि चमत्कार तो महाराज जी के बहुत सुने आपने, मैंने भी बहुत कथाएं सुनाई हैं, लेकिन इस तरह से रूबरू होकर सहायता करने का ये क्रम, रात में व्यक्ति आया है, उसको सांत्वना दे रहे हैं, फिर सरकारी सहायता दिलवा रहे हैं और निर्दोष को बचा रहे हैं, है ना? तो मित्रों, ऐसे जनसेवक होने चाहिए। तो महाराज जी का ये प्रसंग आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और फिर ऐसे प्रसंग में महाराज जी के जो हैं आपको लगातार सुनाऊंगा। तो आज विदा लेते हैं हम आपसे। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।